हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज। बर्बरियत के इब्तदाई दौर में कम से कम इन लोगों में जिनकी हमें वाकफियत है, यानी अमेरिका के इंडियनों में, अवामी असम्बली सिर्फ गन में होती थी। इस जमाना तक कबीले में या कबीलों के वफाक में अवामी असम्बली का रिवाज नहीं था। इराकवास लोगों की तरह जर्मन में भी काउंसिल में बैठने वाले सरदार अभी तक जमाने जंग के सरदारों से साफ तौर पर मिमीज किए जा सकते थे। एक को अपने कबीला के लोगों से तोहफे के तौर पर मवेशी, गल्ला वगैरह मिलने लगा था और वो अभी से एक हद तक इसी पर गुजारा करने लगे थे। अमेरिका की तरह यहाँ भी ये लोग एक ही खानदान से चुने जाते थे। यूनान और रोम की तरह यहाँ भी पदरी हक कायम हो जाने की वजह से रफ्ता रफ्ता ये तब्दीली हुई कि जिन ओहदों के लिए पहले इंतखाब हुआ करते थे वो अब मौरूसी बन गए। इसी तरह हर गन में सरफा का एक खानदान पैदा हो गया। इस कदीम नाम नेहात कबायली सरफा के तबके का एक बड़ा हिस्सा लोगों के नक्ल वतन या हिजरत के दौरान में या इसके थोड़े ही दिनों के अंदर खत्म हो गया। फौजी कायदे या रहनुमा महज अपनी सलाहियत की बुनियाद पर चुने जाते थे। इसमें यह ख्याल नहीं किया जाता था कि इनकी पैदाइशी हैसियत क्या है। इनको इख्तियार बहुत कम था। वो अपनी बात मनवाने के लिए खुद काम करके मिसाल पेश करनी होती थी। जैसा कि टेसिटस ने साफ लिखा है, फौज के अंदर डिसिप्लिन कायम रखने की असली इख्तियार पुजारियों के हाथ में था। असली इक़्तिदार अवामी असम्बली के हाथ में था। बादशाह या कबायली सरदार सदारत करता था, फैसला आवाम करते थे। जेर लब बड़बड़ाने का मतलब होता था नहीं, और जोर से नारे लगाने और हथियार खड़ा कर देने का मतलब होता था हाँ। आवामी असम्बली अदालत का काम भी करती थी। इसके सामने शिकायतें पेश होती थी और इनका फैसला किया जाता था और सजाए मौत तक दी जाती थी। मौत की सजा सिर्फ बुजदिली, गद्दारी और गैर फितरी इखलाकी बुराइयों के लिए दी जाती थी। गन और दूसरी शाखें भी मुकदमों की सुनवाई करती थी। इनका सरदार सदारत करता था। जर्मन की सभी इब्तदाई अदालतों की तरह यहाँ भी सदर का काम सिर्फ अदालत की कार्रवाई को चलाना और जरह करना था। जर्मनों में हर जगह और हमेशा यही रिवाज था कि किसी जुर्म की सजा पूरा समाज देता था। सीजर के जमाने से कबीलों के वफाक बनने लगे। इनमें से बाज में बादशाह भी होने लगे थे। यूनानियों और रूमियों की तरह इन लोगों में भी सबसे बड़ा सिपह सालार जल्द ही मुतल्लिक अनान हुक्मरान बनने के ख्वाब देखने लगा। कभी कभी इनके हौसले पूरे हो जाते थे। इस तरह जो लोग इक़्तिदार हुकूमत गसब कर लेने में कामयाब हो जाते थे वो अपनी मुतल्लिक अनान हुकूमत नहीं कायम कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो गन दस्तूर की बंदिशों को तोड़ने लगे। जिन गुलामों को आज़ाद कर दिया जाता था, इनकी गन दस्तूर में हैसियत आम तौर पर नीची होती थी क्योंकि वो किसी गन के मेंबर नहीं हो सकते थे। लेकिन नए बादशाहों की मेहरबानी से ये लोग अक्सर ऊंचे ओहदे, दौलत और एजाज हासिल करते थे। रोमन अम्पायर की फतेह के बाद इन फौजी रहनुमाओं के सिलसिला जो बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह बन गए थे। यही बात हुई। फ्रेंक लोग में बादशाह के गुलाम और आज़ाद किए हुए लोगों का शुरू में दरबार में और बाद में पूरी रियासत में बड़ा दबदबा था। नए उम्रा और सरफा की एक बड़ी तादाद उन्हीं की औलाद में थी। बादशाह की इर्तिका में एक अदारे से बहुत मदद मिली और वो अदारा था अफराद की अपनी अपनी फौज। हम ऊपर देख चुके हैं कि किस तरह अमरीकी इंडियनों में गनों के साथ साथ अपने तौर पर जंग चलाने के लिए निजी जमातें बनाई जाने लगी थी। जर्मनी में इन निजी जमातों ने मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर ली। अगर कोई सिपह सालार शोहरत हासिल कर लेता तो लूट के माल के शौक में जंगीजू नौजवान की एक बड़ी तादाद इसके गिर्द जमा हो जाती थी। ये लोग जाती तौर पर इससे वफादारी का अहद करते थे और वो सिपह सालार इनसे वो उन्हें खाना देता था, तोहफे तवाइफ देता और एक दर्जे के नीचे दूसरे दर्जे के उसूल पर इनकी तंजीम करता था। एक बॉडीगार्ड या मुहाफिज दस्ता छोटी मोटी लड़ाइयों में हिस्सा लेने के लिए और फौरी तौर पर मैदान में उतर आने के लिए एक टुकड़ी और बड़ी लड़ाइयों के लिए फौजी अफसरों का तरबियत याफ्ता जत्था होता था। ये नजी फौजें अगरचे काफ़ी कमज़ोर होती थीं और बाद में ये बात साबित भी हो गई। मिसाल के लिए इटली में ऑडोआकर के तहत भी इनकी कमजोरी साबित हो गई, लेकिन फिर भी
इन्होंने कदीम अवामी आज़ादियों के लिए घन के कीड़े का काम किया और लोगों की हिजरत या नक्ल वतन के दौरान में इसके बाद भी इन्होंने यही काम पूरा किया। इसकी वजह यह है कि एक तो बादशाह के इर्तिका के लिए इन्होंने मुनासिब जमीन तैयार की और दूसरे, जैसा कि टेसिटस ने कहा है, इन फौजों को बनाए रखने के लिए इन्हें हमेशा लड़ाई और लूट मार की मुहिमों में मसरूफ रहना जरूरी था। लूटना इनका असल मकसद बन गया। अगर फौजी सरदार को अपने आसपास के इलाके में इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती थी तो वो अपनी फौजों को लेकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई कर देता, जहां जंग करने और लूट का माल हासिल करने की गुंजाइश होती। जर्मनी इमदादी फौजें जो रूमी झंडे के नीचे खुद जर्मनों से भी बड़ी तादाद में लड़ती थी, ऐसे ही निजी दस्तों और टुकड़ियों से बनी थी। यही वो पहला बीज था जिससे आगे चलकर लिंटेस कनखेक्ट निजाम की पैदाइश हुई, जो जर्मनों के लिए क्लिनिक और लानत साबित हुआ। रूमी साम्राज्य की फतेह के बाद बादशाहों के ये नजीब फौजी भी गुलाम और रूम के दरबारियों की तरह बाद के जमाने के सरफा का हिस्सा बन गए। गर्ज के आम तौर पर जर्मन कबीलों ने भी मिलकर जातियों की शक्ल इख्तियार की और इनका वही दस्तूर था जो सुरमाई अहद के यूनानियों में और रूमियों में नाम नेहाद बादशाहों के ज़माने में पाया जाता था। यानी इनमें भी इसी तरह की आवामी असम्बली, गन, सरदारों की काउंसिल और फौजी कमांडर हुआ करते थे जो सचमुच के बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगे थे। ये एक नहायत तरक्की याफ्ता दस्तूर था जो किसी गन समाज में कायम हो सकता था। वो बर्बरियत के आखिरी दौर का मियारी दस्तूर था जिसे जैसे ही समाज इन हुदूद के बाहर निकल गया जिनके लिए वो दस्तूर मौजूद था, वैसे ही गन निजाम का खात्मा हो गया। गन निजाम टूट गया और इसकी जगह रियासत ने ले ली।